सभी इस नाम से वाकिफ़ हैं, भले ही हम आमने-सामने बात ना करते हों कोविड की वजह से, लेकिन इस वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पर हम अक्सर मिलते हैं, हमेशा मिलते ही रहते हैं। रूबरू एक ऐसा थिएटर ग्रुप जो थिएटर के रंगमंच के क्षेत्र में बहुत सक्रिय है और ख़ास तौर पर हम लोगों ने कोविड के वक़्त बहुत काम किया क्योंकि थिएटर का जो करने वाला जो इंसान है, वो कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है, खाली नहीं बैठ सकता क्योंकि थिएटर थेरेपी है और जो थिएटर करने वाला रंगकर्मी जिसे हम कहते हैं, वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि रंगमंच एक जादू है, जादुई दुनिया है और जो आपको बहुत कुछ सिखा देती है। आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा बना के रख देती है कि आप कहीं से भी, कभी भी हारते नहीं हैं और इट्स लाइक अ थेरेपी जो आपको दैट कीप्स ऑन मूविंग। तो यहाँ अब हम ये तो रूबरू के बारे में थोड़ा-सा मैंने आपको बताया, लेकिन शख्सियत हमारा जो कार्यक्रम है, वो तो आप अक्सर देखते ही रहते हैं। लेकिन आज क्योंकि कल जो है 8 मार्च है और 8 मार्च से आप सभी जानते हैं कि क्या होता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी। हर पग पर रोशन करने वाली वो शक्ति है नारी। बिल्कुल, महिला एक ऐसी शक्ति है, वो कहते हैं ना कि हज़ारों दीपक चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, हज़ारों बूँदें चाहिए एक समुद्र को बनाने के लिए, लेकिन एक महिला अकेली है घर को जन्नत बनाने के लिए। तो रूबरू थिएटर ग्रुप आज पहला कार्यक्रम है ये, पहली बार हम लोग इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी नया करते हैं तो वो पहली बार ही होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आज रूबरू ने एक महिला काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें बेहतरीन महिला जो अपने-अपने लेखन के क्षेत्र की अगर बात करें, रंगमंच की अगर बात करें, तो अपने-अपने फ़ील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, जो आज हमारे साथ अतिथि हैं, मेहमान हैं, महिलाएँ हैं। तो मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ एंड आई फील प्रिविलेज कि वो आज हमारे इस मंच पर हैं और हमें हमारे इस मंच पर आकर हमें उन्होंने एक बहुत बड़ा हमें एक रिस्पेक्ट दी है। तो मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूँगी प्रमिला अरोड़ा जी का, जो हमारे साथ पंजाब से जुड़ी हैं, बेहतरीन लेखिका हैं, कविताएँ लिखती हैं, उनकी बहुत सारी किताबें ही पब्लिश हो चुकी हैं। अपने आप में एक शख्सियत हैं प्रमिला अरोड़ा जी। और साथ में हमारे साथ प्रमिला अरोड़ा जी पंजाब से हमारे साथ हैं। सुमन पॉल जम्मू से हमारे साथ हैं। बेहतरीन लेखिका, कवित्री, कहानीकार और आकाशवाणी से उनका नाता रहा है। असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर रिटायर हुई हैं आकाशवाणी से और एक जाना-माना नाम है उनका लेखन के क्षेत्र में। तो हमारे साथ सुमन पॉल जी जम्मू से जुड़ी हैं। और हमारे साथ सुनीता अग्रवाल दिल्ली से जुड़ी हैं, बेहतरीन लेखिका हैं। बहुत सारे जो प्रोडक्शंस हैं, खास तौर पे अगर डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर कहें, शी इज़ अ डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर, शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ पोएट्स। तो बहुत-बहुत स्वागत प्रमिला जी का, सुमन जी का, सुनीता जी का। और हमारे साथ मस्कट से जुड़ी हैं, बहुत ही प्यारी-सी डिंपल स्माइल मैं उनको कहती हूँ। हमारे साथ जुड़ी हैं हरविंदर कौर बबली, रंगकर्मी हैं, जुनून है उनके दिल में रंगमंच को लेकर और वो कहानीकार हैं, नाटककार हैं, कवित्री हैं और बहुत कुछ हैं। तो आज हमारे साथ मैं सभी का स्वागत करती हूँ तहे दिल से। तो मैं अब अपनी बात रख चुकी हूँ क्योंकि आज हम जो बातचीत करेंगे इट्स नॉट अ फॉर्मल, इट्स वेरी वेरी इनफॉर्मल। हम लोग आपस में बातें करेंगे और बहुत ही इनफॉर्मल बातें करेंगे, कविताएँ सुनाएँगे। तो सभी का तहे दिल से शुक्रिया और हमारे साथ जितने भी एस्टीम्ड जो जिस तरह से मैं कहती हूँ हमारे साथ एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। हमारे साथ शशि बालाजी जम्मू से जुड़ चुकी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। हमारे साथ डॉक्टर सरला मेहता दिल्ली से जुड़ी हैं, डॉक्टर हैं लेकिन रंगकर्मी हैं और आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। कुसुम धर जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी, जम्मू कश्मीर के रंगमंच, जम्मू कश्मीर की कला के क्षेत्र में एक जाना-माना नाम, कवित्री हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। जसकिरण चोपड़ा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, बहुत कुछ हैं, पेंटर हैं, शी इज़ एन इंस्पिरेशन, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत शुक्रिया। कामना हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं आगे का जो मंच है, वो मैं सबसे पहले सुनीता को कहूँगी कि उसको सँभाले और क्योंकि इनफॉर्मल चैट बात हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मल नहीं है, हम लोग बिल्कुल जैसे बिंदास होते हैं ना रंगकर्मी, बबली में इस बात से ज़रूर इत्तेफ़ाक रखेगी। तो सबसे पहले मैं सुनीता जी को कहूँगी, सुनीता कि आप सँभालिए, आगे की बात आप जारी रखिए। काजल बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा माइक है ना, मैं ऑन हूँ ना? अच्छा, बिल्कुल हाँ। है। इतनी खूबसूरत ऑडियंस हो, इतनी खूबसूरत साथ हो, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है।
तो आज हमारा, वैसे तो हम मानते हैं कि हमारा हर दिन ही होता है, विमेंस के बिना तो कोई एक पल भी नहीं जी सकता ना, जिस धरती पे बिना तो आपकी जिंदगी ही नहीं है, तो हमारे बिना किसी की भी जिंदगी नहीं है, हम मानते हैं और ये गुरूर है हमें अपने ऊपर, ठीक है। और बहुत ही खुशकिस्मत हूँ मैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक टापू पे हूँ और मैं चारों तरफ से सारी दुनिया देख पा रही हूँ। जम्मू है मेरे साथ, मस्कट है मेरे साथ, दिल्ली है मेरे साथ, तो इतने पंजाब भी है, पंजाब भी है। पंजाब भी है मेरे साथ। तो ये दिन मुझे नहीं पता कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए अभी बहुत प्यारा सा एक मैसेज आया राघव प्रीति जी का, आप सभी को देखकर हर्ष हो रहा है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कितने प्यारे शब्दों में हमें वेलकम मिल रहा है। तो क्या हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास हैं बहुत ही खूबसूरत सुमन जी, जिनका आज जन्मदिन भी है। Yes. तो वो इस धरती पे आज के दिन आई हैं, इसका मतलब है कि खुशनुमा हुआ होगा ये माहौल जब ये आई होंगी। इनके अपने कितने खुशकिस्मत होंगे जब इनको जब ये उनके साथ होती होंगी। तो ये दिन सुमन जी आपके लिए मुबारक नहीं है, ये हमारे लिए भी मुबारक का दिन है। शुक्रिया, तो क्यों धन्यवाद। ना तो क्यों ना हम सुमन जी से शुरुआत करते हैं कि एक अपने दिल से लिखी हुई अपने जो वो इतना सुंदर पढ़ती हैं, जो इतना अच्छा बोलती हैं, तो उनसे कविता की शुरुआत की जाए। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही कहा सुनीता आपने, लेकिन मैं चाहूंगी कि सुमन जी भी कुछ बोलें अपनी कविता सुनाने से पहले, जरूर चाहेंगे कि कुछ जरूर बोलें। धन्यवाद काजल, आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद मेरे इस दिन को विशेष बनाने के लिए। वैसे तो 60 साल के बाद जब जन्मदिन आता है तो लगता है कि जिंदगी का एक साल कम हो गया, बढ़ गया, और जिंदगी बढ़ गई, अब उम्र बढ़ रही है, तो नेचुरली वो थोड़ा सा इतनी खुशी तो नहीं होती, लेकिन आपके साथ मिलकर खुशी हो रही है। ऐसे लग रहा है कि आज ही मेरा जन्मदिन हुआ है, तो मैं आज फिर से जिंदा हो गई हूँ, फिर से जवान हो गई हूँ, फिर से बच्चा हो गई हूँ, और मेरे अंदर का बच्चा जो है फिर से जाग गया है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आप सब मेरे साथ हैं, सब महिलाएं, प्रबुद्ध महिलाएं मेरे साथ हैं, और आज हम एक विशेष दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर हम अपना कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और मैं सोचती हूँ कि आप सबको, हम सबको इस दिन की बहुत बहुत बधाई। ये दिन हमने अपने आप को बधाई देनी है, अपने आप को सेलिब्रेट करना है, और इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हमने अपने आप को सेलिब्रेट कभी किया ही नहीं। हमने घर देखा, परिवार देखे, बच्चे देखे, ऑफिस देखे, लेकिन अपने आप को सेलिब्रेट नहीं किया। और ये दिन मेरे ख्याल में सभी लोग ये सवाल पूछते हैं कि 8 मार्च को क्यों मनाया जाता है महिला दिवस। मुझे लगता है ये हर महिला को अपने आप को जानने का दिन है, अपने आप को पहचानने का दिन है, अपने आप, अपनी सहेलियों को, बाकी सखियों को भी साथ लेकर चलने का दिन है। और इस दिन हम सब मिलकर, हमारी समस्याएं सबकी एक हैं, हमारी जिंदगी सबकी एक जैसी है। जो महिलाएं नौकरी करती हैं, घर में रहती हैं, सबकी संवेदनाएं, सबकी भावनाएं, सबकी दर्द तकलीफें सब एक है। तो हम मिलकर इसको साझा करें, मिलकर आज के दिन हम निश्चय करें, हम अब सबके सुख दुख को बांटेंगे और साथ लेकर चलेंगे, और इस तरह हम अपना दिन मनाएंगे। वैसे तो ये दिन हर रोज होता है, लेकिन आज विशेष है अपने आप को सेलिब्रेट करने का, अपने आप को मनाने का, अपनी खुशियां साझा करने का, अपनी दुख को साझा करने का, और आगे हमारा रास्ता कैसे प्रशस्त हो, कैसे रास्ता प्रशस्त हो, हम सब मिलकर इस पर बात करें, इस पर चर्चा करें, तभी हम बाकी महिलाओं को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, और इससे हमारा समाज जो है समृद्ध हो सकता है। क्योंकि आधी दुनिया की पूरी आवाज आज बुलंद होने जा रही है 8 मार्च को, आधी दुनिया की पूरी आवाज, क्योंकि वो बुलंद नहीं होगी तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब तक आप बोलेंगी नहीं, कुछ कहेंगी नहीं, बात नहीं करेंगे, तो घुटकर अंदर ही रह जाएंगी। इसलिए पूरी आवाज को, अपनी आवाज को बुलंद करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं फिर से आप सबको बधाई देना चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में। मेरे बार बार दूसरे कार्यक्रम भी चल रहे होते हैं, तो इसलिए क्षमा चाहती हूँ।
मैं इस मौके पर एक अपनी रचना आपको सुनाना चाहती हूँ। एक छोटी सी छंद मुक्त रचना है मेरी। देख लिया जाए जी। वो घर पिता का था, ये पति का है, किसी एक पर अपने नाम की तख्ती लगाकर भी देख लिया जाए। तमाम जिंदगी खर्च कर दी तुम्हें अपना बनाने में, अब अपने को भी जरा अपना बनाकर देख लिया जाए। वही लोग हैं, वही किस्से हैं, वही कहानियां हैं। वही लोग हैं, वही किस्से हैं, वही कहानियां हैं। बासी होती जिंदगी को जरा महका कर देख लिया जाए। बहुत रो लिए तुम्हारे तेजाबी कारनामों पर हम, बहुत रो लिए तुम्हारे तेजाबी कारनामों पर हम, अब जरा अपनी कमर भी कस कर देख ली जाए। वो नाटक करते रहे, बहुत देर बाद समझ आया। वो हमसे नाटक करते रहे, बहुत देर बाद समझ आया। अब अपनी अदाकारी को भी तराश कर देख लिया जाए। ये चूड़ियां, ये बिंदियां, ये सुहाग की निशानियां, ये चूड़ियां, ये बिंदियां, ये सुहाग की निशानियां, इनकी वफाओं को भी जरा आजमा कर देख लिया जाए। तुम उंगलियां ही उठाते रहे मुझ पर बार बार, तुम उंगलियां ही उठाते रहे मुझ पर बार बार, चेहरा कभी अपना भी दर्पण में देख लिया जाए। घर बनाते रहे ताउम्र, हड्डियां घिसा घिसा कर जो, घर बनाते रहे ताउम्र, हड्डियां घिसा घिसा कर जो, बेघर किए माँ बाप को क्यों, बेघर किए माँ बाप की छत बनकर भी देख लिया जाए। बेघर किए माँ बाप की छत बनकर भी देख लिया जाए। बहुत हो गई बाबरी मस्जिद हिंदू मुस्लिम वाद प्रतिवाद, चलो अब जोड़ने की बात भी करके देख ली जाए। रोटियां राजनीति की सेकते रहे तुम न जाने कब से, रोटियां राजनीति की सेकते रहे तुम न जाने कब से, साझे चूल्हे पर भी रोटियां सेक कर देख ली जाएं। कहीं जिहाद है तो कहीं लव जिहाद, कहीं जिहाद है तो कहीं लव जिहाद, एक जिहाद बौनी सोच को बदलने के लिए भी करके देख लिया जाए। नन्हे हाथों में पत्थर देकर छुप जाते हैं गीदड़, नन्हे हाथों में पत्थर देकर छुप जाते हैं गीदड़, ऐसे गीदड़ों को देश निकाला देकर देख लिया जाए। हर तरफ डर है, शक है, दूरियां हैं, चलो ये दूरियां पाट कर एक नई दुनिया बसाकर देख लिया जाए। ढेरों ताबूत सजे रखे हैं इंतजार में, ढेरों ताबूत सजे रखे हैं इंतजार में, बारूदी जुबानों को दफन करके भी देख लिया जाए। भीड़ तंत्र की भीड़ में मारे जा रहे, भीड़ तंत्र की बाढ़ में मारे जा रहे न जाने कितने मासूम, भीड़ तंत्र की बाढ़ में मारे जा रहे ना जाने कितने मासूम, क्यों ना एक तंत्र प्यार का भी चलाकर देख लिया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बहुत। वाह वाह, क्या बात है सुमन जी, बहुत इतनी प्यारी कविता आपने लिखी और इतने सुंदर शब्दों में कि मजा आ गया, कमाल की, वाह, शुक्रिया। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत खूब, बहुत खूब। बबली जी, में ही बहुत कुछ कह दिया सुमन जी आपने। वाकई वाकई। बबली, अब मैं चाहूंगी कि आगे की जो हमारी सुमन जी के बाद आप किसको इनवाइट करेंगी, क्योंकि हमारा ये बहुत ही इनफॉर्मल सेशन है, हम लोग सभी बात करें, सभी एक दूसरे को इनवाइट करें, तो मैं चाहूंगी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप इनवाइट कीजिए। आई थिंक प्रमिला जी का ही नंबर होगा, लेकिन बोलना जरूर पड़ेगा, तो आप जरूर अपने तरीके से उनको किस तरह से इनवाइट करेंगे। मैं बिल्कुल, और थैंक यू वेरी मच सुमन जी, थैंक यू काजल, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं प्रोमिला जी को इनवाइट करूं। प्रोमिला जी मेरी टीचर हैं और कहते हैं जो आपके टीचर होते हैं वो आपकी माँ होते हैं, क्योंकि हम शायद माँ जिस पे हमने पैदा किया होता है उसको तो कहते हैं नहीं मम्मी हम ये नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे टीचर होते हैं वो जो हमें सिखाते हैं हम वो करते हैं, तो वो हमारी दूसरी माँ होती है। तो मैं माँ को कहूंगी जिनके चेहरे पे चेहरे की हंसी, और वो जो खुद कुछ नहीं कहती हैं, मतलब बस उनसे कोई बात करो बहुत नरमी से, बहुत प्यार से उसका हल हमें बता देती हैं। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, उनकी मैं क्या तारीफ करूं, क्योंकि सब लोग उन्हें जानते हैं, और अभी आप जब उनकी कविता सुनेंगे तो हम खुद ही जान जाएंगे मैम को। मैम प्लीज आइए आप,
हम आपको सुनना चाहते हैं। थैंक्स बबली, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के बीच में आके। मुझे आज सुबह से मैं फंक्शन में थी, 4 बजे आई हूँ। हमारे सृजना केंद्र का एनुअल फंक्शन था, वहां पर अवार्ड भी मिला मुझे। तो ये महिलाओं पे बात करना, मेरे अंदर से बात उठती है। जब मैं छोटी थी तो आप लोगों सभी लोगों से मैं बहुत बड़ी हूँ, पर मैं साथ में ये कहती हूँ कि 70-2 मैं अपने आप को ऐसे रखती हूँ कि 70-2 का आई एम बिगिनिंग फ्रॉम 2 से बात शुरू कर रही हूँ। तो मैं हमेशा अपने बाप से ये सवाल करती थी, कोई भी बात होती थी कि हम लड़कों से कहाँ कम है। और मैंने ये बात उनको सिद्ध करके बताई। मेरे मदर की डेथ होगी तो मैंने उनको अपने पास रखा, उन भाई के पास नहीं छोड़ा। मैंने कहा मैं आपका दूसरा बेटा हूँ, आपने वैसे ही मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं कमा भी रही हूँ, तो आप मेरे पास रहेंगे। और उनकी जो मृत्यु है मेरे पास हुई, मैंने ही उनका सब कुछ किया लड़कों की तरह। ये मैं हमेशा, मेरे ख्याल में मैंने कम से कम 3000 लेक्चर किए होंगे इम्बैलेंस सेक्स रेशियो पे, फीमेल फिटिसाइड पे। ये मेरा प्रिय विषय रहा है बोलने का। तो मैं रूढ़िवादी परंपरावादी बातों से, चाहे मैं पुराने जमाने की कह लो, जब लाइट भी नहीं थी उस जमाने की जम्मी पली हूँ, पर मैं रूढ़िवादी बातों से हमेशा ऊपर रही हूँ। तो ये जो चीज है, मेरा ये मानना है कि औरत को अपना अस्तित्व खुद बनाना है, किसी ने नहीं बना के देना हमें, किसी ने नहीं कहना कि आप ये हो, हमें सिद्ध करना है। मैं, आप लोग सभी, हम लोग इस मीडिया से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात सभी लोगों से प्रश्न किया करती हूँ कि मैं प्रोमिला अरोड़ा हूँ। कहते हैं लड़कों से वंश चलता है, हमारी जो संस्कृति में ये कहते हैं। मैं कहती हूँ कि प्रोमिला अरोड़ा जो पुत्री है डॉक्टर ओम प्रकाश सेठी की ही रहेगी, मनोरमा सेठी की ही रहेगी। चाहे कुछ भी हो, वो मेरे नाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे से वंश क्यों नहीं चल रहा? मैं माँ बाप का नाम रोशन कर रही हूँ। वेरी गुड। ये जो चीजें हैं, बहुत मैं जब रिटायर हुई तो सभी अखबारों में मेरे बारे में फीचर लगा, तो यहाँ ये लिखा गया कि माँ के दुलार ने उन्हें इतना सक्षम बनाया कि आज सभी उन पर नाज करते हैं। ये टाइटल दिया गया। और मुझे, मैंने कहा कि मेरे सास ससुर का नाम किसी भी जगह अखबार में नहीं आया, माँ बाप का नाम आया। ये जो चीजें हैं, हमें समाज में ये चेतना फैलाने की बात है। ये हम लोग भ्रांतियों में पले हैं कि लड़कों से नाम होता है। ये मेरे भाई की मृत्यु हुई तो हमने, चाहे उनके बेटा नहीं था, बेटियां, हमने बेटियां और बहनों ने ही उन्हें नहलाया तक, उनकी अर्थी को कंधा दिया, उनका संस्कार किया, उनके फूल जो अस्थियां हैं वो चुनी, और अस्थियां भी हम खुद प्रवाह के आए। तो ये चीजें आज तक वो तो नजर नहीं आए कि उनकी गति नहीं हुई। मुझे तो कभी नजर नहीं आए, मुझे वो प्यार ही में ही नजर आते हैं। ये चीजें हमें, हम औरतों को ही इन भ्रांतियों को तोड़ना पड़ेगा। तो जी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ इस बात को लेकर, पर मैं अपनी कविता से पहले थोड़ा सा औरत के बारे में कहना चाहूंगी, छोटा सा। चलती है धरा पर, चलती है धरा पर, आसमान मन में समेट लेती है। चलती है धरा पर, आसमान मन में समेट लेती है, लिख इबारत उस पर समंदर भी बैठ लेती है। लिख इबारत उस पर समंदर भी बैठ लेती है। ये औरत का अस्तित्व है। धरा भी, आसमान भी और समंदर भी उसके भीतर समाये हुए हैं। क्या बात। तो ये
मैं अब कविता जो पेश करने जा रही हूँ वो है यूं भी होता है, मेरी किताब है, इसमें से वाह। पेश कर रही हूँ तत्व की तलाश। इसमें मैंने औरत को ही संबोधन किया है कि अपने आप को तोड़ो। इसके लिए मैं कहती हूँ कि आओ नए क्षितिज तलाश करें, आओ नए क्षितिज तलाश करें। जिंदगी जीने और जिंदा रहने में बहुत फर्क होता है, जिंदगी जीने और जिंदा रहने में बहुत फर्क होता है। अब मेरी कविता पेश है अस्तित्व की तलाश। क्यों कर लिया है कैद अपने आप को, क्यों कर लिया है कैद अपने आप को अंधेरे बंद कमरे में किसी नन्ही सी खुशी की तलाश में। क्या बात। क्यों कर लिया है कैद अपने आप को अंधेरे बंद कमरे में किसी नन्ही सी खुशी की तलाश में। क्यों सहती हो इतनी घुटन, क्यों सहती हो इतनी घुटन, क्यों नहीं तोड़ देती ये परकोटे, क्यों नहीं तोड़ देती ये परकोटे जिनमें घुट घुट कर दम तोड़ रही हैं तुम्हारी आस्थाएं। क्यों क्या नहीं तोड़ देती ये परकोटे जिनमें घुट घुट के दम तोड़ रही हैं तुम्हारी आस्थाएं। क्यों समझाना चाहती हो उन्हें परिभाषाएं, क्यों समझाना चाहती हूँ उन्हें परिभाषाएं स्नेहिल प्रेम की, भावनाओं और अनुभूतियों की, जिनके लिए है यह केवल खिलवाड़। देखो तो ये सब सिसक रहे हैं, देखो तो ये सब सिसक रहे हैं दबे पांव तले अर्थ लिप्सा स्वार्थ और लोलुपता। देखो ये सब सिसक रहे हैं दबे पांव तले अर्थ लिप्सा स्वार्थ और लोलुपता के। समय कहाँ है उनके पास सहलाने को टीसते घाव, समय कहाँ है उनके पास सहलाने को टीसते घाव। कहाँ है कुछ क्षण जो रख सर अपने कंधे पर सोख ले किसी की व्यथित अश्रुधर। कहाँ है एहसास सुने, कहाँ है एहसास सुने, कितने बोझिल होते हैं प्रतीक्षा के पल। कितना लरसती है किरकिरी टूटे ख्वाबों की। कहाँ है एहसास सुने, कितने बोझिल होते हैं प्रतीक्षा के पल। कितना लरसती है किरकिरी टूटे ख्वाबों की। अब तो स्वयं ही सहेजनी है तुम्हें ये टूटन, जीवित रखना है अपनी अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को। अब तो स्वयं ही सहेजनी है तुम्हें ये टूटन, जीवित रखना है अपनी अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं को। जूझते रहना है अपने आप से निरंतर अपने अस्तित्व की तलाश में। जूझते रहना है अपने आप से निरंतर अपने अस्तित्व की तलाश में। ये शुक्रिया, मैंने मुझे मौका दिया ये कविता पढ़ने का। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, क्या बात। और अब मैं सुमन जी को से गुजारिश करूंगी कि हमारी जो अगली कवित्री हैं सुनीता को आप इनवाइट करें, कुछ बोलिए। और मैं फिर से अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स उनको कहूंगी कि आज का जो हमारा शो इट्स वेरी इनफॉर्मल, हम बिल्कुल फॉर्मल होके शो नहीं कर रहे, वी आर बीइंग वेरी इनफॉर्मल। तो बस जी, बहुत अच्छी रचनाएं थी प्रमिला जी की, बहुत बढ़िया उन्होंने पेश किया। और वो जैसे कह रही थी कि हमें अपनी अपेक्षाओं को जिंदा रखना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें एक नई चीज बताई। उन्होंने कहा कि वंश जो है वो महिलाओं से क्यों नहीं चलता। जैसे उन्होंने कहा कि अपनी माता पिता को अपने पास रखा उन्होंने, ऐसा मैंने भी किया था।
पिता की मृत्यु के बाद मैंने अपनी माता को पास रखा था, उनके संस्कार मैंने किए थे। ये हमारी सबकी कहानियां ऐसी ही हैं और हमारी पीढ़ी के सब लोग इस विचारधारा को अपना रहे हैं कि जो पुरानी विचारधारा थी कि लड़कियों से वंश नहीं चलता है और लड़कों से वंश चलता है, लड़का ही कांधा दे सकता है, कांधे के दिए ही वो बेटे को चाहती हैं और भ्रूण हत्या कर देती हैं। ये सब हमारी धारणाएं, हमारी परंपराएं, ये चीजें चल रही हैं, हमारे दिलो दिमाग में बैठी हुई हैं और हम उसी परंपरा को बांधे हुए और चल रहे हैं। इन्हीं को तोड़ना है हमने, तभी हम नारी सशक्तिकरण हो पाएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि ये कौन करेगा? ये हम सबको मिलकर ही करना है। और जब तक हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारा विवेक नहीं जागेगा, हम अपने आसपास ये सब काम नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, और जो अभावग्रस्त महिलाएं उनकी मदद नहीं करेंगे, उनको राह नहीं दिखाएंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। वो एक तबका जो है पीछे रह जाएगा, उनको साथ लेकर चलना है। ऐसे बातें तो बहुत होती रहेंगी, हम तो रेडियो वाले हैं और माइक मिल जाए तो छोड़ते नहीं है। तो मैं चाहूंगी बबली जी आए और अपनी रचना भी सुनाएं। और बबली जी को लास्ट में, बबली जी को तो मैं खुद इनवाइट करने वाली हूँ, पहले सुनीता। आप सुनीता जी को बोलो। सुनीता का नाम भी बबली है ना, इसीलिए सुनीता का नाम भी बबली ही है। तो सुनीता जी आ जाए, कोई भी बबली आ जाए, कोई बात नहीं, चलिए। सुनीता जी आ जाए। चलिए, शुक्रिया सुमन जी। मैं बहुत ही भाग्यशाली परिवार से हूँ, जहाँ पे मुझे तो मतलब सारी लड़कियों को इस तरह से पाला गया कि लड़कियां ही बेस्ट हैं। हमारे यहाँ पे मैंने शादी से पहले कभी किचन में कभी काम नहीं किया। हमारे घर में भाइयों को काम सिखाए गए कि बहू आएगी तो उसके लिए हेल्प रहेगी, और आज तक मेरे भाई किचन में खाना बनाते हैं, सफाइयां करते हैं, बच्चे पालते हैं, और हम भाभीियों के साथ जाके गप्पे मारते हैं। तो मैं उस भाग्यशाली परिवार से हूँ और मुझे अपने परिवार पे, मेरे पापा की सोच पे, मेरे भाइयों की सोच पे बहुत प्राउड है कि उन्होंने कभी नहीं रोका टोका, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। और मुझे लगता है कि वही है कि अगर माता पिता ये सोच और ये डिस्क्रिमिनेशन ना करें तो लड़कियों की मतलब उनके बढ़ने को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो मेरी कविता है एक कोख का दर्द। ये एक सच्ची घटना समझ लीजिए आप, उस पर आधारित है। थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ मैं इसको पढ़ते हुए, तो बताइएगा ये कैसी लगेगी आपको। एक कोख का दर्द। वो अक्सर मेरे पास आ जाया करती थी, सुंदर सी प्यारी सी नई दुल्हन थी। अभी वो कम, उसकी चूड़ियां और झांझर ज्यादा बोलती थी। उसकी मुस्कान उसके दिन और रात के राज खोलती थी। सुंदर सी प्यारी सी वो नई नवीली दुल्हन अपने सपनों में घूम रहती थी। वो अक्सर मेरे पास आ जाया करती थी। उसके चेहरे पर नूर थोड़ा और चढ़ाया था जब उसने बताया था कि वो उम्मीद से। उसके चेहरे पर नूर थोड़ा और चढ़ाया था जब उसने बताया था कि वो उम्मीद से है। वो खुश थी बहुत। उसकी खुशियां मेरे आंगन में महकती रहती थी। मेरे आंगन के पेड़ की सारी चिड़ियां उसे देखकर ही तो चहकती थी। उसकी मुस्कान से वो बातें हजार किया करती थी। वो अक्सर मेरे पास आ जाया करती थी। उस दिन सुबह सवेरे ही वो मेरे आंगन में आके बैठ गई। उसकी आंखें भारी थीं, उसकी मुस्कान, हंसी और खिलखिलाहट कहीं गायब थी। उसकी चूड़ियां मेरे यहाँ से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा। उसकी मुस्कान, हंसी और खिलखिलाहट कहीं गायब थी। उसकी चूड़ियां और झांझर भी खामोश थी। सब और चुप्पी थी, बस उसके आंसू बोल रहे थे। बोल क्या, वो समाज को तोल रहे थे। उसने मुझे देखते ही कहा, जीजी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, पता करना है कि लड़का होगा या लड़की। मैंने उसे हल्के से डांटा, जानती भी है क्या कह रही है, तू जुर्म कर रही है।
तुझे तो मैं समझदार समझती थी, पर तू भी बेटी की ही दुश्मन निकली। वो हल्के से चीखी। ना जीजी ना, लड़की हो तो उसे खुशी से सीने से लगाऊंगी। लड़की की माँ बनने का गर्व मैं न ले पाऊंगी। देखो तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। अरे बेटा हो ये हर माँ का गर्व होता है। लड़का ही तो वंश का चिराग होता है। लड़का न होगा तो माता पिता को मुखाग्नि कौन देगा। लड़के के लिए ना जाने कितने टोने टोटके दवा दारू लोग करवाते हैं, घनघोर मन्नतें मांगते हैं, और तू है कि लड़के का गर्व न लेना चाहेगी। वो अपने मुंह पर पड़े घूंघट के नीचे अपने आंसू पोंछती रही, फिर बोली, कल रात वो 4 लड़के न जाने कहां से एक विदेशी लड़की जबरदस्ती ले आए थे। रात भर उसकी चीख पूरी बस्ती के कानों में पड़ती रही। हर माँ के चेहरे की रंगत उड़ती रही, पर सुबह किसी भी माँ ने अपने बेटे से ये पूछने की हिम्मत ना की कि वो कल रात कहाँ था। सुबह उस लड़की की लाश नाले पर पड़ी मिली। उसकी बात से मैं सिहर गई। अभी तक तो हर बात अखबार की खबर लगती थी, 2-4 गालियां देकर बात मन से निकल जाती थी। आज लगा जैसे सब कुछ मेरे सामने हो गया है, और मैंने उस होने को एक शब्द भी नहीं कहा है। पर फिर भी मैंने अपने को संभाला और उससे कहा, तुझे बेटा हुआ तो अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना ना, उसे अच्छा इंसान बनाना। फिर वो किसी बेटी पर गंदी नजर क्यों डालेगा। ये तो माँ की परवरिश पर निर्भर करता है, वो कैसा इंसान बनता है। कितनी आम सी बात कह दी थी ना मैंने। वो आज बोल रही थी, खुलकर बोल रही थी, जीजी कौन माँ देती होगी अपने बेटे को ये संस्कार कि जा किसी लड़की का बलात्कार करके यहाँ बाहर खड़ी उस लड़की के बदन को ताड़, उसे जितना परेशान करना हो कर। वो कुछ बोले तो तेजाब फेंक कर आना, दोस्ती करके उसे फुसलाना, उसके शरीर से खेलना, और जब उसके हक की बारी आए तो उसे मार के किसी थैले में भर के कहीं फेंका ना। बताओ ना दीदी, कौन सी माँ देती होगी अपने बच्चे को ये संस्कार कि लाश नाले पर पड़ी मिली। कि ऑफिसर बने तो अपने ऑफिस की लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाना, मौका मिलते ही उसके अंगों पर हाथ लगाना, बलात्कार करना और उसके ऊपर सारे आरोप लगाकर मुकर जाना। फिर अपने घर आकर अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनने के संस्कार देना। मैं उसका मुंह ताक रही थी। हाँ, सही तो कह रही थी कि कौन माँ अपने बेटे को देती होगी ऐसे संस्कार। शायद कोई भी नहीं। पर फिर भी रेप होते हैं, वो भी तो किसी के कोख से जन्मे होते हैं, किसी बहन की रक्षा करने वाले भाई होते हैं। ये लड़के कौन होते हैं, उनकी कोख कौन सी होती है। मेरी कोख ऐसी हुई तो ना जीजी मैं ये भार ना ले पाऊंगी। ना जीजी, मुझे अपनी कोख को गंदा नहीं करना, मुझे लड़का अपनी कोख से नहीं जन्मना। बस एक बार देखना है, लड़का है मेरी कोख में तो मुझे अपनी कोख को शुद्ध करना है। मुझे लड़के की माँ नहीं बनना, मुझे लड़का अपनी कोख से नहीं जन्मना। मैं सोच रही थी, नहीं देखा ऐसी माँ का कलेजा जो अपने बेटे से पूछ पाए कि सारी रात कहाँ था। नहीं देखा ऐसी माँ का कलेजा, अगर बेटा बलात्कार करके आए तब माँ पुलिस को बुलाए, उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाए। वो रोए जा रही थी, ना जीजी मुझे लड़के की माँ नहीं बनना, मुझे अपनी कोख से लड़का नहीं जन्मना। उसकी कोख उससे हार गई थी, शायद उसका दर्द वो भी समझ गई। उसकी कोख रिस रही थी। अब वो मेरे आंगन में नहीं आती थी, पर कुछ दिन बाद वो मेरे आंगन में खड़ी थी। हाथों में एक पोटली थी, चेहरे पर थोड़ा दर्द था और ज्यादा खुशी थी। पर ना हाथों में खनखनाहट थी, न झांझर में हलचल, पर उसकी मुस्कुराहट में फैसला था। जीजी, आखिर आखिरी बार मिलने आई हूँ, अपने पति का घर छोड़ अपने घर जा रही हूँ। मेरी आंखें नम हो आई। पूछा, खुश है? वो गर्व से बोली, मेरी कोख शुद्ध हो गई है जीजी। जब तक एक भी लड़की असुरक्षित रहेगी, मैं अपनी कोख से लड़के को जन्म नहीं दूंगी। मैं अपनी कोख से लड़के को जन्म नहीं दूंगी। शुक्रिया। बहुत ही मार्मिक, स्पीचलेस।
और अब ये कोई ये घटना नहीं, एक कविता नहीं है, सचमुच की घटना है, जो एक मजदूर औरत ने अपनी ये कथा मुझे सुनाई थी, और मैंने तो सिर्फ शब्द दे दिए। और वो ये चाहती थी, उसकी बस्ती में जब ये चीज हुई तो दिमाग में कहीं चल रहा था कि उसकी ये दिल की क्या दशा होगी। बहुत एक मैं बात कहना चाहती हूँ, मैं बोलूं काजल? बिल्कुल काजल, बिल्कुल मैं बोलूं? बोलिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये एक विचार रखा गया कविता के माध्यम से, एक उस औरत का जो अपनी कोख से बच्चे को बेटे को जन्म नहीं देना चाहती, और कहती है मैं ऐसी कोख से नहीं पैदा करूंगी वो बेटे जो बलात्कार करते हैं। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। बलात्कार हर रोज होते हैं, और लड़का होना लड़की होना ये कोई हमारे हाथ में नहीं है, है ना? कोई लड़की घर में होती है, ये दोनों को बराबर जब तक नहीं समझेंगे तब तक समाज में बैलेंस नहीं होगा, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि जैसे उसकी विचारधारा है कि मैं अपने कोख से लड़का पैदा नहीं करूंगी, क्यों ना वो लड़की सोचे। लेकिन अगर उसकी जगह मैं अगर होती तो मैं सोचती लड़की है या लड़का, अगर लड़का हो गया है, मुझे जन्म मैं लड़के को दे दिया है, तो लड़के को संस्कार दूंगी मैं ऐसे, उसको समझाऊंगी कि लड़की जो है वो भी तुम्हारी तरह ही है जैसे तुम हो, और उसके भी शरीर खूबसूरत है जैसे तुम्हारा शरीर है वैसा ही है। उसके अंदर वो फीलिंग पैदा करूंगी, उसके अंदर वो संवेदनाएं पैदा करूंगी। तुमने हर लड़की की इज्जत करना है, चाहे वो तुम्हारी बहन है या नहीं है, कोई भी लड़की है उसकी इज्जत करना है। जब तक हम बराबरी की भावना नहीं पैदा करेंगे समाज में, तो तब तक ये बैलेंस नहीं होगा। और मुझे लगता है कि पहल औरतों को ही करनी पड़ेगी। ये बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, हमने लड़कियों को सिखाया कि तुमने दूसरे घर में जाकर कैसे काम करना है, कैसे रहना है, कैसे सम्मान करना है, अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है। लेकिन हमने बेटों को नहीं सिखाया। हमने बेटों को कहा तुम बैठ जाओ, खाना बना के माँ देती रही। माँ ने बेटों को काम करना नहीं सिखाया। माँ ने हमेशा बेटियों को ही कहा कि तुम्हें संस्कार, दूसरा घर चलाना, ये करना है। वो हमारे अंदर जो बैठी हुई धारणा है वो नहीं निकलती हमारे अंदर से, वो निकालनी होगी। जैसे उन्होंने कहा कि हमने बराबरी घर में देखी है, जैसे सुनीता जी ने कहा घर में बराबरी देखी है, तो ऐसे ही ये भी चीज बराबरी की चीज होनी चाहिए, यही भावना भी होनी चाहिए कि हमारा लड़का का जन्म अगर हुआ है बेटा, तो उसको भी सिखाया जाए, उसको भी। ये कसूर माँ का ही है, वो माँ जिसने पैदा किया बेटे को, सिखाया नहीं होगा कि तुम जाके लड़की को, कोई माँ नहीं चाहती का बेटा गलत रास्ते पर चले, तो वो उसको बचपन से ऐसी संस्कार, इतने गहरे नींव संस्कार के डाल दिए जाएं कि हर औरत की, वो हर बच्ची की, हर लड़की की वो इज्जत करे, सम्मान करे। मुझे लगता है कि ये जो घटनाएं बलात्कार की हर रोज हो रही हैं, कहीं ना कहीं माँ का कसूर है, हमारे परिवेश का कसूर है, हमारे आस आगे पीछे जो हमारी घटनाएं घट रही हैं उनको हम सही डायरेक्शंस नहीं दे रहे हैं, और जिसका कारण ये घटनाएं हो रही हैं। बस बलात्कार होता है, हम दीप जला लेते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, टीवी पर बहुत सी चलना शुरू हो जाती है, 2-4 दिन तक हंगामा होता रहता है। समाधान नहीं हो पाता, इसका बलात्कार का समाधान नहीं हो पाता। समाधान की शुरुआत घर से ही होगी, मैं ऐसे महसूस करती हूँ जी। सरिता हुसैन जी बहुत खूबसूरत लिखती हैं कि, और बहुत सही बात लिखती हैं बलात्कार तो लड़कों के भी होते हैं, बूढ़ी औरतों के भी होते हैं। ये बात सिर्फ बेटियों या बेटों के संस्कार की नहीं, मूल समाज की मानसिकता की है। बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने, बिल्कुल सही लिखा है। अब मैं प्रमिला जी से गुजारिश कि आप कुछ कहें और बबली जी को इनवाइट करें कुछ बोलकर। मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। वैसे मैं ये जो कानून बने हैं पॉक्सो और पॉश के, उससे भी एजुकेट करना बच्चों को बहुत जरूरी है। पहले मैं उनकी बात का जवाब दे रही हूँ। ये लड़के और लड़की दोनों को ही एजुकेट करने की जरूरत है। हमारे जो समाज में सबसे पहले घर से शुरुआत होती है बलात्कार की। हमारा जो डाटा बोलता है इंसेस्ट से शुरू होती है। हमें बच्चों को संस्कार देने जरूरी है, मॉनिटर करना जरूरी है। उसके साथ हमारे समाज में भी व्यवधान होना जरूरी है कि जो ऐसा गलत काम करता है उसको ऐसी, अब विदेशों में ऐसा नहीं होता, सिर्फ सजा के डर से लोग नहीं करते। ये एजुकेशन देना भी जरूरी है, और बच्चों को स्कूलों में ये सब्जेक्ट जो है
पॉश और पॉक्सो की अवेयरनेस का वो लगाना जरूरी है। माँ बाप तो कोई भी नहीं चाहते, पर हमें समाज में भी इसकी चेतना जगाना जरूरी है। तो अब मैं बबली जी की तरफ आती हूँ। वो हमारे कपूरथला से हैं, हमारी बेटी हैं, बहुत प्यारी हैं। आज भी फंक्शन में वो नहीं थी पर वहां थी। वहां सृजना केंद्र में बार बार उनको याद किया जा रहा था कि वो मस्कट में बैठी हैं और हमारे बीच में हैं। ऐसी हमारी बेटी हैं, इतनी वर्सटाइल हैं। तो जब भी उनसे मेरी बात होती है, हम कई बार 2-2 घंटे भी बात फोन पे करते रहते हैं, तो हमारी बात का विषय नारी ही होता है कि औरत को कैसे जीना है, औरत को कैसे परिवार को बांधना है, औरत को कैसे विचरना चाहिए समाज में, उसको अपने अस्तित्व की पहचान कैसे बनानी है। अगर हम दूसरों का सहारा ढूंढते रहेंगे तो हम अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। बबली ने अपनी पहचान बनाई है, अपनी इच्छा से थिएटर किया है। हमारे यहाँ इतना चलन नहीं है थिएटर का, पर उसको ज्योग्राफी की पोस्ट एडमिशन लेने जाती है तो उसको थिएटर का मिल जाता है, साथ में है डिपार्टमेंट, तो वो थिएटर ज्वाइन कर लेती है। ये उनकी बहुत बड़ी, और उस थिएटर को ज्वाइन करना एक अलग चीज है, उसको जीना ये उसके लिए, इसमें मैंने देखा है। हम किसी को, जैसे हम लोग कविता करते हैं, अगर हम कविता को जीते नहीं तो कविता मर जाती है हमारे भीतर। वो थिएटर को भी जीती हैं। उसके साथ मैं इनके भाई को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जर्मन में पोएट लॉरिएट हैं। और इतने जैसे ये विनम्र हैं वैसे ही वे विनम्र हैं। ये इतना कुछ भगवान ने दिया है इस परिवार को, और अपनी स्ट्रगल से, अपनी जद्दोजहद से इन्होंने मुकाम हासिल किया है। मैं बबली, अपनी प्यारी सी बेटी बबली से कहूंगी कि वो हमें, उसका बोलने का अंदाज ही अलग है, प्रेजेंटेशन का अंदाज अलग है। वो कविता भी थिएटर में पढ़ती हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वो हमें अपनी प्यारी सी आवाज में कविता सुनाएं। उससे पहले मैं बबली, युवराज सर ने पंजाबी में कुछ लिखा है और वो कहते हैं कि आई थिंक बबली कैन रीड दीज लाइंस इन पंजाबी। तो अगर आप ये लाइंस पंजाबी में पढ़ सको और हमें बता सको, गुरमुखी में सर ने लिखा है, युवराज सर ने। आपकी आवाज नहीं आ रही, बबली की आवाज नहीं आ रही। हमारे साथ बहुत सारे स्ट्रीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, शुक्रिया कहती हूँ। हमारे साथ किरण शिवपुरी जी जुड़ी हैं, योगेश अग्रवाल जी जुड़े हैं, युवराज सर जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सरिता हुसैन मुंबई से जुड़ी हैं, स्वाति जुड़ी हैं हमारे साथ, राजीव गेदर जुड़े हैं, मैं बहुत शुक्रिया कह रही हूँ सभी का। राघव प्रीति जुड़ी हैं जो खुद एक कवित्री है, शख्सियत है, बहुत बहुत शुक्रिया। जस किरण जी हैं, बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सरिता जी हैं, वीना मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी एस्टीम व्यूअर्स जुड़े हैं, योगेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव पुरी हमारे साथ जुड़े हैं, कुसुम धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, माला नीरज जी हमारे साथ जुड़ी हैं, खुद एक कविता, बहुत बड़ी शख्सियत, रंगकर्मी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरला मेहता, बहुत खूबसूरत कमेंट है, बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। इतने खूबसूरत जो हमें कमेंट्स भेजी हैं उन सब के लिए शुक्रिया, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और अभी हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ सतीश आनंद साहब जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। तो जब तक बबली आती है तब तक सुनीता, अगर आप कुछ कहना चाहें, जो अभी हमारा चल रहा है सारा, इस पे मैं चाहूंगी कि आप भी थोड़ा सा बोले। और हम अभी, हमारे यहाँ कौन रह गया, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब हमारी बोलती को खोल दिया गया है आभा जी के माध्यम से। हाँ। देखिए, आभा जी के पास हमने वो क्या बोलते हैं, हक दे दिया है कि वो हमारी बोलती कभी भी बंद कर सकती हैं, वो हमारी बैकबोन है।
बैकबोन है हमारी। हम कहते हैं ना हाँ। कि जो बैक स्टेज होती है वो टीम बैकबोन होती है, और आभा इज ऑलवेज अ बैकबोन फॉर अस। वो हमारे हर जो इस तरह के हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, शी इज ऑलवेज देयर एज अ पिलर ऑफ सपोर्ट, शी इज ऑलवेज देयर, इतने अच्छे से वो संचालन जरूरी है। करती है। तो तो अब बबली जी आ गई है। बबली जी आ गई हैं। बबली, तो आप बबली जी, पहले मैं ये बताएं, पंजाबी के आप उठकर, नहीं पहले ये बताएंगे उठकर क्यों गई थी ये? आपकी बोलती इनकी कॉलेज है, आवाज इनकी नहीं आ रही बोलती बंद बबली है। की। एक्चुअली मैंने अब चार्जिंग का स्विच ऑन नहीं था, मुझे लग रहा है कि लगा हुआ है, आई वाज वेरी कंफर्टेबल, तो वो एकदम मुझे से लगा आप पंजाबी की रिहर्सल करने गई हैं। ओके, ये युवराज भाई नमस्कार, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सबको मैं आज वुमेन्स डे की बधाई देती हूँ, और आप लोग सुन रहे हैं हमें, इसलिए मैं हाथ जोड़ करके सबको थैंक यू बोलती हूँ। और युवराज भाई लिख रहे हैं कि अख नीवी करनी छड़ अड़िए हुण आ, अख नीवी करनी छड़ अड़िए हुण आ, उठ मिलजुल के लड़िए औरत हाँ, औरत खोरां दी दुनिया विच बिन कारण, तू मैं क्यों सड़िए सदियां तो अखी बन, पट्टियां शैताना इज्जतां ने लुटियां हुण बहुत होया, तेरा दिल रोया हुण पूंज के हंजू जवाला बन, हुणो लिख जड़ा दिल आखे, हुणो गा जड़ा दिल गावे, हुण ओ सोच उडारी आसमानी तेरा वाहिगुरु तेथों ए चावे। वाह, ग्रेट क्या ग्रेट बात, ग्रेट, बहुत बहुत अच्छी युवराज बहुत भाई, सुंदर। कमाल, बा कमाल, थैंक यू और थैंक मैं यू। आभा से ये कहूंगी कि आभा जो बोल नहीं रहे हैं उनका माइक प्लीज म्यूट कर दें। और हमारे साथ सुमन जी कहीं चली गई हैं। सुमन जी नहीं दिख रही, कहाँ चली गई वो? मुझे पहले बबली चली उड़ारी, गई, फिर सुमन जी। उड़ारी की बात हुई थी तो वो शायद हाँ, हाँ, उड़ारी की बात हुई थी तो शायद चले गए हैं। तो आभा हाँ प्लीज सही। आप देख और माइक म्यूट कर देना। जी बबली जी, जब तक सुमन जी आ रही हैं, आप तो हम तो चाहेंगे कि आप शुरू कर दें, सुमन जी आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच प्रोमिला मैम, आपने मतलब इतना कुछ बोल दिया, और ये एक माँ ही बोल सकती है और एक टीचर ही बोल सकती है अपने बच्चे के बारे में। और मैं आपने बहुत कुछ कहा, और मुझे लग रहा था कि क्या मैं वाकई ही इतना हूँ, कोशिश कर रही हूँ। एक बहुत कुछ स्ट्रगल किया है लाइफ में। मैं एक औरत थी, एक लड़की थी। कहते हैं कि कोशिश करी मैंने कि जैसे घर में, हमारे घर में कुछ ऐसा नहीं था कि लड़की लड़का अलग कुछ या कोई ऐसा बंधन नहीं था, लेकिन जब घर से कदम बाहर रखा और थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, तो स्ट्रगल करने के लिए लड़के की एक चीज होती है कि लड़का बार बार किसी के घर का दरवाजा खटखटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर लड़की एक बार किसी का दरवाजा खटखटाए, वो खोल दे, बात हो जाए तो ठीक है, दूसरी बार जाए तो लोग कहेंगे इसका कैरेक्टर ढीला है, कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो अपने फील्ड में मैंने बहुत कोशिश करी, मेहनत करी, बहुत दरवाजे भी खटखटाने की, खटखटाए, काम मांगा, काम भी अपनी तरफ से भी जितना काम किया, तो ज्यादा मुझे लगा कि मैं शायद उतना नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ अभी भी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊँ। अपने लिए तो सब करते हैं, मुझे ये है कि मैं उनके लिए भी कर पाऊँ जो यहाँ तक भी नहीं पहुंच सकते, मतलब यहाँ तक इन द सेंस कि आज मैं यहाँ आप सबके सामने बोल रही हूँ, ये मुझे मौका मिला है बोलने के लिए। तो मेरी कोशिश, मेरा जो लिखने में, मेरा जो स्टेज पे काम करना, या मेरा जो लोगों के साथ मिलना, मैं मेरी यही कोशिश होती है कि हम आज तो वुमेन्स डे है, हम औरतें, हमने हमेशा दूसरों को दिया ही है, हमने हमेशा सबके लिए किया, हमने घर को सब, ये चार दीवारी होती है, वो सिर्फ एक ईंटों का घर होता है, लेकिन उसको घर को एक माँ ही बनाती है, एक औरत ही बनाती है। नहीं तो आप देख लीजिए, घर में किसी की औरत ना हो तो वो घर संभल तो जाता है, लेकिन उसमें जान नहीं रहती। तो मेरी कोशिश यही है कि हर घर में जान डालूं, कोशिश यही है कि वो स्माइल्स करूं, अपनी लेखनी में कोशिश कर रही हूँ। तो यही बस इतना ही कहूंगी कि मैं हर चीज सोच रही हूँ कि हद में, हमेशा यही बोला गया है, लड़की हो हद में रह के बात करना,
तो मैं यही कहूंगी, मेरा एक शेर भी मैंने लिखा कि हद में रह के हद से गुजर जाना है, हद में रह करके हद से गुजर जाना है, जरा तो छलकने दो ये भरा हुआ पैमाना है, जरा तो छलकने दो ये भरा हुआ पैमाना है। ये मेरा एक शेर था। और एक शेर में आज क्योंकि थोड़ा सा मैं इस तरह का भी लिख लेती हूँ कि तुम जब भी कभी बारिश की बूंदे बनकर, तुम जब भी कभी बारिश की बूंदे बनकर मेरे बदन की बंजर सी जमीन पे बरसते हो, तो मेरी सांसों से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। ये मेरा एक और शेर था। और अब मैं आपको ये कविता जो मैंने लिखी हुई है वो सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा वैसे फील्ड कविता लिखना नहीं है। कविता इसलिए लिखती हूँ कि मन में कुछ उछल कूद मचती है तो उसे लिख देती हूँ। मैं वैसे प्लेस करती हूँ, नाटक करती हूँ, थिएटर करती हूँ, लेकिन कभी कभी कविता भी। तो वो मैं चाह रही हूँ कि जो, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर होता है कि अगर आपके चारों तरफ जो हो रहा है अगर आप उसे नहीं देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि फिर आप जिंदा नहीं है। तो मैंने उसी के ऊपर, जो पिछला साल गुजरा है हमारा, मुझे लग रहा था कि ये साल कुछ अलग दिखाएगा, लेकिन ये भी उसी रिदम में जा रहा है। तो मैंने पिछले साल के ऊपर ये कविता लिखी थी कि ये कैसा साल था, अरे ये कैसा साल था, ये कैसा साल था, सवाल पे सवाल था, अरे ये कैसा साल था, सवाल पे सवाल था, लब सिले रहे मगर, लब सिले रहे मगर चेहरों पे मलाल था, अरे ये कैसा साल था, ना कह सके न बह सके, न कह सके न बह सके, न छलकते न टपकते, न कह सके न बह सके, न छलकते न टपकते, थमे रहे वो शूल बंद, थमे रहे वो शूल बंद, आंखों का रंग लाल था, थमे रहे वो शूल बंद, आंखों का रंग लाल था, न कह सके न बह सके, न छलकते न टपकते, थमे रहे वो शूल बंद, आंखों का रंग लाल था, अरे ये कैसा साल था, सवाल पे सवाल था। लहरों के नाग पाश में, लहरों के नाग पाश में फंसे रहे भंवर में, लहरों के नाग पाश में फंसे रहे वो भंवर में, तूफान में थी कश्तियां और मछलियों पे जाल था, लहरों के नाग पाश में फंसे रहे वो भंवर में, तूफान में थी कश्तियां और मछलियों पे जाल था, अरे ये कैसा साल था, सवाल पे सवाल था, अरे ये कैसा साल था। डरी सहमी दौड़ती रही, डरी सहमी दौड़ती रही मेरे शहर की बकरियां, डरी सहमी दौड़ती रही मेरे शहर की बकरियां, बिन शोर मारी गई सभी, ना झटका ना हलाल था, डरी सहमी दौड़ती रही मेरे शहर की बकरियां, बिन शोर मारी गई सभी, ना झटका ना हलाल था, अरे ये कैसा साल था, सवाल पे सवाल, अरे ये कैसा साल था। मुंह बंद दरवाजे भी बंद, मुंह बंद दरवाजे भी बंद, उस रब की बंदगी भी बंद, मुंह बंद दरवाजे भी बंद, उस रब की बंदगी भी बंद, और खिड़कियों से झांकता हर आदमी बेहाल था, मुंह बंद दरवाजे भी बंद, उस रब की बंदगी भी बंद, और खिड़कियों से झांकता हर आदमी बेहाल था, अरे ये कैसा साल था, सवाल पे सवाल था।
ये कैसा साल था। शीशों पे पड़ी धूल, चारों ओर है धुआं धुआं। शीशों पे पड़ी धूल, चारों ओर है धुआं धुआं। कई खुशबुओं सा महकता, कई खुशबुओं सा महकता, मेरा शहर भी कमाल था। शीशों पे पड़ी धूल, चारों ओर है धुआं धुआं। कई खुशबुओं सा महकता, मेरा शहर भी कमाल था। अरे ये कैसा साल था, सवाल पे सवाल था। अरे ये कैसा साल था, सवाल पे सवाल था। लब सिले रहे मगर चेहरों पे मलाल था। अरे ये कैसा साल था, ये कैसा साल था। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये तो और पहेली नहीं है, ये कैसा साल था। वाकई वाकई कैसा साल था, वाकई। साल बहुत का अच्छा। प्रीति खूबसूरत, प्रीति लिखती है साल बेहद खूब, को न समेट झटका न लिया हलाल शब्दों था, में। डरी सहमी बकरियां। वाकई वाकई बहुत खूबसूरत। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जहाँ महिलाएं मिले तो वक्त का पता ही नहीं चलता। 1 घंटा हो गया और हमने सोचा था हम पता नहीं माय कितनी गॉड। कविताएं करेंगी। 1 घंटा हो गया और और वाकई अब काजल रह गई हैं, काजल को ये इनवाइट आज, करते अरे हैं। हाँ, काजल। काजल। भूल गई काजल सब। तो नहीं नहीं, हम काजल, भूले नहीं थे। काजल तो कैसे भूल सकते हैं काजल को। हाँ, काजल है, और अपनी काजल के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। काजल को सभी जानते हैं कि वो कितनी टैलेंटेड है, कितने लोगों को जोड़ कर रखती हैं। उनके एक कॉल पर मुझ जैसी आलसी लड़की आ सकती है तो कोई भी आ सकता है। तो वो जब भी कहती हैं आ, हम हाजिर हो जाते हैं। तो अब हम सब मिलकर कह रहे हैं कि काजल जल्दी से आ जाओ और एक अच्छी सी खूबसूरत सी अपनी पसंद की कविता हो आज जाए, काजल को अपने भी बारे में याद हो किया जाए। था हमने फंक्शन में। डॉक्टर रवेल आ, सिंह आए थे दिल्ली से, हाँ। उनसे बात हुई थी आपके बारे में। वो कहते हैं वो हम्म, बहुत अच्छी लड़की है, करती रहती थिएटर है। उनसे भी बात करी थी मैंने जी बबली जी, के बारे में, आपके बारे में। वो बहुत थैंक खुश हुए कि मैंने कहा आज हम उनसे मिल रहे हैं ऑनलाइन। तो यू। अब जी काजल। आप अपनी प्यारी सी आवाज में कुछ सुनाइए काजल जी। बहुत खनकती शुक्रिया, सी बहुत आवाज में। बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत के लिए, इतनी शफ़क़त के लिए बहुत शुक्रिया। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से मैं अक्सर हमेशा कहती हूँ कि जो भी मैं हूँ बिल्कुल लिखने की अगर मैं बात करती हूँ, थिएटर की बात करती हूँ, क्योंकि थिएटर मेरे लिए ऑक्सीजन है। और मैं रंगकर्मी अपने आप को कहती हूँ कि इससे बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। मेरे लिए ये इट्स लाइक मेडिटेशन। रंगमंच की अगर हम बात करते हैं, और लिखना जो है वो मेरे साथ बचपन से ही शुरू किया। जिस तरह से रंग कर्म शुरू किया, क्योंकि मम्मी पापा दोनों थिएटर से जुड़े हैं। पापा सुमन दी बहुत अच्छे से जानती हैं, बचपन से इन्होंने मुझे देखा है। मेरे पापा का बहुत नाम रहा है जम्मू कश्मीर में थिएटर के फील्ड को लेकर कहें, या फिर उनको जम्मू कश्मीर में भीष्म पितामह कहा जाता है। रंगमंच का लेजेंड्स में उनका शुमार होता है जम्मू कश्मीर के। और लेखक, उनके लेखन पे जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क कर रहे हैं। और उर्दू में ही लिखते थे, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। और लेखन का जो मैं लिखती थी और पापा मेरा मुझे बहुत हौसला अफजाई की अगर हम बात करें तो बहुत हौसला अफजाई मेरे घर से मुझे हुई। किसी चीज के लिए मनाही नहीं, हमेशा पापा मुझे बिल्कुल सिखाते थे कि तुम ऐसे लिखो, ये लिखो, इस तरह से काम करो, वो करो। एंड आई जिस तरह से सुनीता ने कहा कि शी इज प्राउड कि उसको वो एक ऐसी फैमिली में हुआ उसका जन्म जहाँ पे लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं रहा है। उसी तरह से मैं भी उसी फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो मैं बिल्कुल एंड आई एम प्रिविलेज। अब मेरे सब लोग सब समझते हैं कि उनके फादर हैं, क्योंकि फादर की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन मेरे जो पापा है वो मेरे गुरु रहे हैं। ही इज माय मेंटोर, ही इज एवरीथिंग टू मी, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम आई एम एबल टू राइट, आई एम एबल टू पुट ऑल माय इमोशंस पेन के जरिए मैं लिख सकती हूँ। थिएटर में अगर कुछ कर रही हूँ तो पापा की बदौलत ही कर रही हूँ। तो मेरी कश्मीर से मेरा जन्म हुआ है। कश्मीर हमेशा मेरी रूह में रहा है, मेरे साथ चलता रहा है। भले ही मैं दिल्ली में आ गई, और दिल्ली में मैं तब आई जब मुझे आकाशवाणी में नौकरी मिली। और तब मैं आई, उससे पहले मैं दिल्ली में नहीं आई थी। और जब मैं दिल्ली में आई
तो मैं यहाँ पे भी पहाड़ और झरने झरने ढूंढती थी, यहाँ पे भी मुझे चिनार ढूंढती थी, यहाँ पे मैं कि कहीं मुझे कोई लेक मिल जाए, तो मुझे लगता था कि मुझे डल लेक मिल जाएगी। तो वो बहुत अजीब सा था, क्योंकि एकदम पहाड़ से आके मैं यहाँ आई। तो कश्मीर हमेशा मेरे साथ रहा है, मेरी रूह में रहा है। तो एक कविता, क्योंकि 1 घंटे का वक्त हो गया है, तो ये कविता कश्मीर पे बेस्ड है, क्योंकि हम कश्मीरियत की बात करते हैं तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में वो सब है। तो मेरी कविता का शीर्षक है चाहतों का सफर। सीमा अनिल सहगल, सीमा दी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर का, बहुत बड़ी सिंगर है। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा दी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरी कविता का शीर्षक जिस तरह से मैंने कहा, चाहतों का सफर, कश्मीर पे बेस्ड है, क्योंकि कश्मीर मेरी रूह में है। जेहलम पर बने 7 पुलों के नीचे, जेहलम पर बने 7 पुलों के नीचे, वादी में डोंगे में बैठकर फिर से गुजरने को जी चाहता है। बावला मन देखता है कई ख्वाब, बावला मन देखता है कई ख्वाब, कभी चाहता है चिनार की छांव तले बैठना, कभी चाहता है चिनार की छांव तले बैठना, कभी चाहता है जाफरान की खुशबू की तरह हवा में घुलकर बिखर जाना, कभी चाहता है जाफरान की खुशबू की तरह हवा में घुलकर बिखर जाना, कभी चाहता है चांदनी रात में डल झील में, चांदनी रात में डल झील में शिकारे पर बैठकर निहारते रहना शंकराचार्य, हारी पर्वत, परी महल और चांदनी सी सफेद हजरत बल दरगाह को। गौर कीजिएगा, क्योंकि जब हम डल लेक में बैठते हैं, शिकारे पर बैठते हैं, तो ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। चांदनी रात में डल झील में शिकारे पर बैठकर निहारते रहना शंकराचार्य, हारी पर्वत, परी महल और चांदनी सी सफेद हजरत बल दरगाह को। यही तो है हमारी कश्मीरियत और गंगा जमनी तहजीब। है दस्ते दुआ यहाँ की हवा का झोंका, है दस्ते दुआ यहाँ की हवा का झोंका, यही तो चाहता है मन, यही तो है मेरी चाहतों का सफर, यही तो है मेरी चाहतों का सफर। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, ठीक, अच्छा, बहुत सुंदर, याद करवा दिया कश्मीर को, सबको याद करवा दिया, बहुत सुंदर। और हमें ये याद करा दिया कि हम नेक्स्ट टाइम उस शिकारे पे बैठ के ये सब चीजें देख पाएंगे, ये सब देखें। और ये सब देखती हैं, एक तरफ शंकराचार्य, एक तरफ हारी पर्वत, एक तरफ परी महल, सामने हजरत बल दरगाह, ये सब दिखता है। अब तो ले जाना पड़ेगा हमको वहां पर। हाँ, मैं सच में देखना चाहती हूँ। जी, मैंने भी कभी ऐसे ड्रीम किया ही नहीं, इसने बता दिया कि हाँ ऐसे ड्रीम किया जा सकता है कि शिकारे पे बैठे हैं और चारों तरफ, वाह क्या खूबसूरत। मैंने ड्रीम नहीं, मैंने इसको देखा है, इसको महसूस किया, बचपन से हमें यही तो सब ड्रीम देखा करवा है। दिया, हमें भी महसूस करना है। पेड़ के नीचे बैठकर लंच करना, ये सब किया है। और क्या कहूँ, जाफरान केसर के बाग में, जाफरान कहते हैं केसर को, केसर के बाग में जाना। और वो एक ही वक्त होता है जब जाफरान में केसर लगता है, और केसर सिर्फ कश्मीर में होता है। तो ये सारी चीजें मैंने बचपन में बहुत देखी, और ये मेरी चाहतों का सफर है जो चलता ही रहेगा, पता नहीं ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत चलते रहना भी चाहिए। काजल आपके साथ आज धरती वो के सफर स्वर्ग को कर बहुत सुंदर, जिसने देखा है, महसूस किया है, उस स्वर्ग को भूला नहीं जा सकता। आज सबको देख के इतना अच्छा लग रहा है। सी लुक एट एवरीवन, है ना, सबके चेहरे खिले खिले। और ये मैं काश कि मैं काजल कुछ ऐसा करे कि ये जो लोग सब सुन रहे हैं ना, मेरे को पता नहीं, अभी आज पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन है, क्योंकि आज काजल भी बिजी है, तो सब पता ही नहीं चल रहा है कि अभी कौन कौन सुन रहे हैं। जो भी सुन रहे हैं, काश मैं हम लोग आप लोगों को देख पाते, क्योंकि सब ये जो स्माइल है, खिले खिले चेहरे देख करके ना, अंदर
1-2 किलो खून बढ़ जाता है सच में। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस तरह से हम लोग कोई भी कहीं भी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो हमारा सबसे पहला ये होता है कि हमें ऑडियंस मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऑडियंस से मिलकर हमारा खून दोगुना हो जाता है, एनर्जी आ जाती है, चाहे हम स्टेज पे हो। तो यहाँ जब हमारे साथ इतने एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अपना वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक इतना अच्छा लगता है ना, एक हौसला अफजाई होती है, इतना खूबसूरत लगता है। तो 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो मैं अब ये चाहूंगी कि जल्दी हम एक कविता और करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि और एक्सटेंड हो जाए, कि जल्दी हम अपनी अभी बिना वक्त गंवाए एक कविता और पढ़ें। तो एक कविता और मैं एक चीज जरूर कहूंगी, क्योंकि सरिता का कमेंट आया था बीच में। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि सरिता बहुत अच्छी कवि और बहुत अच्छी कवित्री है, और उन्होंने इतनी खूबसूरत कुछ बातें, हाँ, उन्होंने बहुत खूबसूरत कुछ बातें लिखी हैं। वो अब आगे चला गया, वो वक्त ही नहीं मिला, लेकिन उन्होंने, बीना जी ने, युवराज सर ने, प्रीति ने, किरण जी ने इतनी खूबसूरत बातें लिखी हैं कमेंट्स में। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। तो हम लोग अब फटाफट एक दौर कविता का और हो जाए, तो फटाफट हम बिना वक्त गंवाए, मैं सबसे पहले गुजारिश सुमन जी आपसे ही करूंगी कि आप अपनी एक और कविता हमें सुनाएं। जी 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 जी, सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा। जी। कविता है और नहीं। किसी मॉल के शेल्फ पर सजा हुआ एक टॉय नहीं, खरीद लोगे, खेलोगे, मन भर जाए मसल दोगे, फिर फेंक दोगे डस्टबिन में। नहीं नहीं, अब और नहीं, इससे आगे और नहीं। ऐसा पहनूं, वैसा पहनूं, नजरें यूं झुका के चलूं, अपने को बचाकर चलूं, आन तुमी हो, मान तुमी हो, घर की लाज शान तुमी हो, हिदायतें ये असूल तुम्हारे, मेरे लिए ही बने हुए क्यों, कब तक यूं ही ढोती रहूंगी, और नहीं अब और नहीं, इससे आगे और नहीं। 7 फेरों के 7 वचनों में कब तक कैद करोगे मुझको, 7 फेरों के 7 वचनों में कब तक कैद करोगे मुझको, सोने चांदी की संगलों में कब तक घसीटते रहोगे मुझको, जब चाहो प्यार करोगे, जब चाहो धुतकार दोगे, जानू मैं पहचानू हो तेजाब और तंदूर तुम्हारे, और नहीं अब और नहीं, इससे आगे और नहीं। बहुत हो गए ये चीर हरण अब, बहुत हो गए कानून तुम्हारे, बहुत हो गई चर्चाएं मुझ पर, हमदर्दियों के सैलाब तुम्हारे, बहने ना दूंगी अपने को, बहने ना दूंगी और अपने को, और नहीं अब और नहीं, इससे आगे और नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वाह, शुक्रिया। बहुत। और आप प्रोमिला जी। शुक्रिया। पहले शेयर अर्ज है। खोल दो इन परों को, मुझे परवाज भरने दो, खोल दो इन परों को, मुझे परवाज भरने दो, मेरे जहन में तो हौसला तकदीर बदलने का है। क्या बात है। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और है, मेरे जहन में रोशनी ही रोशनी है, मेरे जहन में रोशनी ही रोशनी है, मुझे अंधेरे नजर नहीं आते। जो मैं कविता पेश करने जा रही हूँ, वो हम बात कर रहे हैं औरत की, मर्द की, मैं उसमें थोड़ा सामंजस्य की बात कर रही हूँ कि कैसे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कविता का नाम है नन्ही सी रश्मियां। कब मांगा था मैंने तुमसे संपूर्ण संसार, कब मांगा था मैंने तुमसे संपूर्ण संसार, चाहा था बनना मैंने तो केवल एक लौ, चाहा था बनना मैंने तो केवल एक लौ, धीमी धीमी सी भीतर ही भीतर करती रहे जो उजाला नन्ना नन्ना। चाहा था बनना मैंने तो केवल एक लौ, धीमी धीमी सी
भीतर ही भीतर करती रहे जो उजाला नन्हा नन्हा सा, कर न्यौछावर छोटी छोटी सी आशाएं, कर न्यौछावर छोटी छोटी सी आशाएं, टिमटिमाती आकांक्षाएं, समेट लूं गरिमा त्याग की, और तुम लैंप शेड बन बचाए रखो उस लौ को, और तुम लैंप शेड बन बचाए रखो उस लौ को, बाहरी तूफानों से महसूस थे उसकी कुनकुनी गर्माहट को, महसूस थे उसकी कुनकुनी गर्माहट को। जानते हो, जानते हो, तुम्हारा तनिक डगमगाना, अंधड़ का लौ से टकरा जाना, लौ का टिमटिमाना, टिमटिमाकर बुझ जाना, जन्म देता है अंतहीन तमावृत को। जानते हो, तुम्हारा तनिक डगमगाना, अंधड़ का लौ से टकरा जाना, लौ का टिमटिमाना, टिमटिमाकर बुझ जाना, जन्म देता है अंतहीन तमावृत को, जिसमें अस्तित्वहीन है लैंप शेड, जिसमें अस्तित्वहीन है लैंप शेड भी। तांडव करता है केवल अंधड़, तांडव करता है केवल अंधड़। अगर चाहते हो उज्जवल संसार, अगर चाहते हो उज्जवल संसार, तो सहेज लो जीवन के आंचल में टंके सितारों जैसी नन्ही नन्ही रश्मियां। अगर चाहते हो उज्जवल संसार, तो सहेज लो जीवन के आंचल में टंके सितारों जैसी नन्ही नन्ही रश्मियां, और समेट उनकी धवलता, और समेट उनकी धवलता आलोकित कर लो जीवन, संपूर्ण जीवन का पथ, और समेट उनकी धवलता आलोकित कर लो संपूर्ण जीवन का पथ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब सुनीता, सुनीता जी बिल्कुल। अब शाम से रात हो गई है, पर मेरी कविता का शीर्षक है शाम की एक कप चाय। अरे तुम वाह, कुछ भी कहो, तुम कुछ भी कहो, थोड़ा घमंड है मुझे मेरे मैं के होने पर। तुम कुछ भी कहो, थोड़ा घमंड है मुझे मेरे मैं के होने पर। मोहब्बत तो बहुत करती हूँ, मोहब्बत तो बहुत करती हूँ, तुम्हारा हर काम अपनी मर्जी से करती हूँ। बस शाम की एक कप चाय तुमसे चाहती हूँ, जैसे बिन कहे हर चीज तुम्हें मुझसे मिल जाती है, वैसे ही बिन पूछे बिन कहे जब तुम मेरे हाथ में गर्म चाय का प्याला देते हो, तो मेरा मैं मुस्कुरा के तुम्हारे मैं में मिल जाता है। क्या तो मेरा कहें, मैं मुस्कुरा कर तुम्हारे मैं में मिल जाता है। यहाँ चाय के प्याले से चाय का मतलब नहीं है, बस एक प्यारी सी मुस्कुराहट है, कुछ पल का साथ है, कंधे को सहलाता हुआ उसका हाथ है। सोच रहे होगे जो अपना घर चुटकियों में संभाल लेती है, कौन कब कहाँ कैसे क्या चाहता है, जो सब जानती है, जो चीज हमें कभी ना मिले वो न जाने कहाँ से आबरा का डाबरा कहे बिना ढूंढ लाती है, पर एक कप शाम की चाय वो मुझसे चाहती है। हाँ, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है एक कप चाय शाम की अपने लिए बनाना, पर कुछ भी कहो, थोड़ा सा घमंड है मुझे मेरे मैं के होने पर। तुम्हारे चाय के प्याले में उंडेला हुआ प्यार मेरे मैं की खुराक है। तुम्हारे चाय के प्याले में उंडेला हुआ प्यार मेरे मैं की खुराक है। सच बताऊं तो मेरा मैं न मुझे बड़ा बनाता है, और ना ही तुम्हारे हाथ का बना चाय का प्याला तुम्हें छोटा बनाता है। बस इस समझ को अगर समझो तो मेरा मैं ही तुम्हें और मुझे हम बनाता है। इसलिए कुछ भी कहो, थोड़ा सा घमंड है मुझे मेरे मैं के होने पर। थैंक यू सो मच। वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत।
मेरा मैं और बहुत अब अच्छा। बबली 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 सी बबली, बबली सी बबली, दो बबलियां, एवरीवन, या सभी बबली हैं। हाँ। हाँ बबली, अब हम चाह रहे हैं कि आप कुछ जरूर सुनाएं। ये कह रही हूँ कि मुझे कभी कभी लगता है कि ये सब लोग इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखने वाले हैं और मैं पता नहीं क्या लिख देती हूँ और बोल देती हूँ, बस मुझे ये है कि बोल देती हूँ। बबली, हम एक वो लिखते हैं राज जो हमारे एहसास होते हैं, हम बबली, जो एक हमारे राज की बात इमोशंस होते बताऊं, एक राज की बात बता रही हूँ। मैं कविताएं नहीं लिखती क्योंकि मैं भी नाटक की हूँ, है, स्क्रिप्ट करती हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज करती हूँ। पर ये जो आप लोगों का साथ है ना, कल जब आपके चेहरे देखे, कल तक कुछ नहीं था, जो आपके चेहरे देखे इतने खूबसूरत, ये उनके से निकल के आ गया। क्या कहना। ठीक है, तो राज ये वाह, है। क्या बात है। ठीक। मैं एक अभी छोटी सी कविता है ये, और वो लिखती गई, आहा, कविता का शीर्षक है वाह, और वो क्या लिखती बात। गई। शीर्षक ही बहुत मैं, मैंने वक्त से मांगी है कुछ मोहलतें, मैंने वक्त से मांगी है कुछ मोहलतें, जिंदा रहना है मुझको बहुत काम है। क्या बात। मैंने वक्त से मांगी है कुछ मोहलतें, जिंदा रहना है मुझको बहुत काम है। मेरी सांसों को चलने दो कुछ रोज और, क्या बात। मेरी सांसों को चलने दो कुछ रोज और, आहा, मेरे बच्चों का आखिरी इम्तिहान है। वाह, क्या कहना। वाह क्या मैंने कहना। वक्त वाह। से मांगी है कुछ मोहलतें, थैंक यू, धन्यवाद। मैंने वक्त से मांगी है कुछ मोहलतें, जिंदा रहना है मुझको बहुत काम है। मेरी सांसों को चलने दो कुछ रोज और, मेरे बच्चों का आखिरी इम्तिहान है। वाह, कुछ दिनों का पकाकर, घर सजाकर, कुछ दिनों का पकाकर, घर सजाकर, दालें में भीन लूं, सब्जियां काट दूं, वाह, बिस्तर पे बिछा दूं सफेद चादरें, मेरा बिखरा है घर और कई काम है। कुछ दिनों का पकाकर, घर सजाकर, दालें में भीन लूं, सब्जियां काट दूं, बिस्तर पे बिछा दूं सफेद चादरें, मेरा बिखरा है घर और कई काम है। मैंने वक्त से मांगी है कुछ मोहलतें, जिंदा रहना है मुझको बहुत काम है। दूध खत्म है, आटा भी कम है, दूध खत्म है, आटा भी कम है, उनकी पैंट शर्ट दर्जी पे सिलने गई। दूध खत्म है, आटा भी कम है, उनकी पैंट शर्ट दर्जी पे सिलने गई। किसको क्या देना है और क्या करना है, एक कागज पे लिख दूं जो भी काम है। किसको क्या देना है और क्या करना है, एक कागज पे लिख दूं जो भी काम है। मैंने वक्त से मांगी है कुछ मोहलतें, जिंदा रहना है मुझको बहुत काम है। घर को देख लूं कुछ अधूरा ना हो, घर को देख लूं कुछ अधूरा ना हो, सांस खत्म हो जाए और काम पूरा ना हो। वाह, घर को देख लूं कुछ अधूरा ना हो, सांस खत्म हो जाए और काम पूरा ना हो। घर की चाबियां भी रख दूं मैं संभाल के, घर की चाबियां भी रख दूं मैं संभाल के, तस्वीरें सबके चूम लूं आखिरी काम है। आहा, तस्वीरें सबकी चूम लूं आखिरी काम है। मैंने वक्त से मांगी है कुछ मोहलतें, जिंदा रहना है मुझको बहुत काम है। मेरी सांसों को चलने दो कुछ रोज और, मेरे बच्चों का आखिरी इम्तिहान है। मेरे बच्चों का आखिरी इम्तिहान है। और वो लिखती गई सिसकती गई, वो लिखती गई सिसकती गई, सिसकती गई। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू। हमारा मुझे बबली की पोएम बहुत से बहुत ही याद सुंदर। आ गई। बहुत सुंदर कविता थी। जी। वाकई, बबली की पोएम कह रही थी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे आकाश से सितारे तोड़ के लाना है।
क्या हाँ। बात है। ओह। बहुत खूबसूरत। क्या कहने क्या। हमारा 1 घंटे का वक्त था और वो 1 घंटे का वक्त अब हमारा ऑलमोस्ट 120 मिनट्स हो गए, 1 घंटा, तो सवा एक घंटे से ज्यादा हो गए। अभी अभी हमारी बहुत प्यारी काजल, और काजल कश्मीर, काजल मतलब कश्मीर, कश्मीर, ये हमारी काजल क्या, ये हमारा काजू है। सो मैं है ना, तो ये हमारा काजू है, ये कश्मीर सो का स्वीट, काजू है। सो स्वीट, सो स्वीट। सो तो मैं हम वही, जिस तरह से मैंने कहा कि मेरा कश्मीर ही है मुझ में, समाया हुआ, मेरी रूह में कश्मीर है। और क्योंकि पूरा सारी मतलब मेरा ज्यादा वक्त वहीं गुजरा जब दिल्ली में आई, आकाशवाणी में मैंने जॉब ज्वाइन किया। उससे पहले तो मैं JNK से बाहर निकली नहीं थी। तो वो चीज खासतौर पर जो कश्मीर है वो मेरे साथ ही हमेशा चलता है। चिनार के जो पेड़ हैं वो मेरे साथ ही चलते हैं। और मुझे याद है जब हम स्कूल से आते थे तो झेलम के साथ ही चिनार के एक बड़ी बाग बगीचा होता था, और उसपे जब पतझड़ में पत्ते गिरते थे हम जान के वहां चलते थे कि जब चलते हैं चिनार के पत्तों के ऊपर तो कृच कृच की जो आवाज आती है वो हमें बहुत अच्छी लगती थी। तो हम कर लोग कर बहुत पत्ते, एंजॉय करते थे, कर कर की जो आवाज आती है। और चिनार के पत्ते तो कश्मीर में जब ठंड होती है उनको जला के जो उनकी आग निकलती है वो बहुत ही हेल्प करने वाली होती है बर्फ के मौसम में, जो बहुत ठंड होती है। तो यादें माजी है मेरा शीर्षक कविता का, कि माजी मतलब पास्ट, जो जिसको मैं अक्सर याद करती रहती हूँ। वही चीजें, चार चिनार, डल झील, झेलम। चार चिनार, डल झील, झेलम, सब शांत है। चार चिनार, डल झील, झेलम, सब शांत है, चांदनी की चादर ओढ़े हुए। चार चिनार, डल झील, झेलम, सब शांत है, चांदनी की चादर ओढ़े हुए। देवदार और चीड़ के जंगल से, देवदार और चीड़ के जंगल से जानी पहचानी सी खुशबू लिए पहलगांव से आती हुई, पहलगांव से आती हुई लिद्धर संग झूमती हुई। लिद्धर नदी है जो पहलगांव से, जब पहलगांव जाते हैं तो साथ साथ आपकी चलती है, और साथ साथ चीड़ और देवदार के जो जंगल है वहां से एक बहुत खूबसूरत सी, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो देवदार और चीड़ के जंगल से जानी पहचानी सी खुशबू लिए पहलगांव से आती हुई लिद्धर संग झूमती हुई, माजी की यादों को अपने संग संजो कर लाती हुई अलमस्त सी हवा, अलमस्त सी हवा, संग है इसके किसी का एहसास, जो यादें माजी के साथ, जो यादें माजी के साथ मुझ में धड़कता रहता है। आसमान के नीलेपन में, आसमान के नीलेपन में, जंगल के सूनेपन में, आसमान के नीलेपन में, जंगल के सूनेपन में, टूटे ख्वाबों के बरसते बादलों में, पतझड़ में खड़े चिनारों के झुरमुट में, पतझड़ में खड़े चिनारों के झुरमुट में, माजी की यादों में खोई में, कभी तो जिंदगी रंग भरेगी, कभी तो जिंदगी रंग भरेगी, कुछ मैं हूं, कुछ यादें माजी, फिर भी तन्हा है जिंदगी। ये है मेरा यादें माजी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। काजल बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया। कविता थी, बहुत सुंदर, बहुत आपने सुंदर। कश्मीर में ले जाती शुक्रिया। है, कश्मीर के दर्शन करवा देती है। बहुत खूबसूरत, बहुत सच में हम बिना बहुत पहिए के, बिना उड़े और बिना पहियों के ही कश्मीर पहुंच जाते हैं, जब जब काजल पहुंचा जब दिया जब कश्मीर। बहुत चलिए, बहुत तो अच्छा मैं लगा एक आज वक्त बार भी फिर कम से चलता सुमन दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं। हमारे साथ है सुनीता, सुनीता बहुत बहुत थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तुम्हारा। बबली बहुत बहुत थैंक यू। और प्रमिला जी कहाँ चली गई? अरे प्रमिला जी कहाँ चले गए, खो गए कहाँ कहीं। चली गई प्रमिला जी? प्रमिला जी कश्मीर, कश्मीर कश्मीर पहुंच चली गए। गई। और उसके बाद काजल जी का धन्यवाद, काजल का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको मिलाया। सुमन दी आप मुझे जी मत बोलो, आपने मुझे बचपन से देखा काजल, है, हमने हमारी खूब काजल का यादें हैं। धन्यवाद, काजल तुम्हारा धन्यवाद। ठीक है, ठीक बोल रही हूँ? तुम्हारा सबसे काजल का मिलाया बहुत, हमसे, कहाँ हमें कश्मीर ले गई, कहाँ फिर मस्कट ले गई, कहाँ हमें दिल्ली ले गई, और कहाँ कहाँ पंजाब, कहाँ कहाँ हमें घुमाया, कितने लोगों से मिलाया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। प्रमिला जी नहीं है, और मैं ऐसी सभी का दोस्तियां शुक्रिया होती कहना हैं। चाहूंगी कि नहीं, आप लोग आए आगे यार, आप आगे लोग आगे आए। प्रमिला जी। आ गई मैं प्रमिला बैठ जी, के प्रमिला जी आगे आपका हो भी प्रमिला जी आ गई हैं।
प्रोमिला जी आ गई हैं। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। वो और बीच मैं में सबसे सबका मिलकर शुक्रिया कि लगी थी, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैं सभी आप लोगों सभी का शुक्रिया कहूंगी कि आप लोग आए। जिस तरह से श्रीता ने कहा कि मैंने कहा, एक आई एम सो प्रिविलेज कि आप लोग साथ में। और सबसे बड़ी बात मैं ये जरूर आभा का थैंक यू जरूर कहना चाहूंगी। छोटी सी बच्ची है, छोटी है बहुत, बट वो जिस तरह से एफिशिएंटली काम करती है बैक स्टेज, जिस तरह से उसने सारा संभाला, कमेंडेबल कमेंडेबल। और आप लोगों का भी मैं क्या 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 बोलो बोलो बबली। एक मैं छोटा सा एक किसी की रिक्वेस्ट थी, और मैं चाहूंगी कि मुझे सब लोग साथ देंगे कि आज के दिन अगर हमने अमृता प्रीतम जी को याद नहीं किया, क्या मैं बात ये कह रही हूँ कि क्या उनका क्या हुआ। मैं सिर्फ 2 लाइन कहूंगी कि अज जरूर। आखा वारिस शानो किते खबरां विचों बोले, ए अज किताबे इश्क दा कोई अग्गा बरखा का क्या क्या कहना है। बात, क्या सी बात। दी पंजाब दी तू लिख लिख मारे भैन, अज लखा दिया रोंदियां वे तेनू वारिस शानू कहण, तेनू क्या वारिस शानू कहण। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक बार फिर से ये सभी को, अपने जो व्यूअर्स हैं और एसटीएम व्यूअर्स को कहना चाहूंगी, आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी कि हमारा जो स्पंदन है, ये तो पूर्व संध्या जो पूर्व संध्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, उस पे आज का हमारा ये खास प्रोग्राम था। और एक जो उसका पार्ट 2 है स्पंदन का, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कल भी हमारे साथ एक महिला कवित्री गोष्ठी है। तो मैं चाहूंगी आप भी उसमें जरूर आइएगा, हमारी हौसला अफजाई करिएगा। हमारे सभी व्यूअर्स दरखास्त की जरूर आइएगा। और कल हमारे साथ है विभा रानी जी, हमारे साथ है लीना झा, हमारे साथ है विनीता ठाकुर, हमारे साथ है जया जाधवानी जी, हमारे साथ है प्रीति राघव। तो कल भी रहिएगा हमारे साथ, और हम फिर से सेलिब्रेट करेंगे जो हमारा हर दिन सेलिब्रेशन का है, सिर्फ 2 दिन नहीं है। और हम आधी आबादी नहीं, हम पूरी आबादी है। और हम जितना एक महिला काम करती है उतना एक पुरुष नहीं कर सकता। महिला में जो शक्ति है वो पुरुष में नहीं है। और हम आधी आबादी नहीं है, हम पूरी हैं। पुरुष शादी हो सकता है, हम नहीं अंत है। में संदेश देना चाहूंगी, अंत में संदेश जी। देना चाहूंगी, आओ नए मंजर तलाश करें, आओ नए मंजर तलाश करें, एक मरहले पर रुक जाने से जिंदगी जिंदगी नहीं रहती। तो हम वाह। आगे बढ़ते जाएंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, सब थैंक लोगों का यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू काजल, जितने थैंक भी यू, हमारे थैंक यू सुनने आप वाले सबका। हैं, उन सबको शुक्रिया। थैंक थैंक यू, यू। सभी को थैंक यू, शुक्रिया। बाय। शब्बा खैर।